वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए ये सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर नंबर 1 जिसे कि आप यहाँ देखने जा रहे हैं। और ऐसे कुल 15 मॉक टेस्ट आपको वीडियोस के माध्यम से दिए जाएंगे। परीक्षा टलने से पहले इनकी संख्या मात्र 10 थी, लेकिन परीक्षा टल चुकी है, मार्च में चली गई है, तो अभी हमारे पास और अभ्यास का समय है, तो इसलिए 5 बोनस मॉक टेस्ट भी ऐड कर दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर 15। इन पर जो मॉक टेस्ट है, इन पर वीडियोस बनाए जा रहे हैं और ये वीडियो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इनका फायदा ले सकते हैं, यहाँ से प्रश्नों को लेकर आप निरंतर अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसका पूर्णांक होता है 150। हालांकि ये बातें बहुत सामान्य सी हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आज पहला मॉक टेस्ट है इसलिए बता दिया जा रहा है। तो पूर्णांक होता है 150 और समय होता है 3 घंटे का। समय जो है वो पर्याप्त है प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों का जो ढांचा है उसको देखते हुए, अगर आप समुचित तरीके से प्रबंधन करके चलते हैं तो। देखिए, सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है ना, मॉक टेस्ट तो हम लोग हल करेंगे ही, अभी घबराइएगा नहीं, वो सब चलेगा। नीचे आपको अवतरण दिखाई दे रहा है। लेकिन जो हिंदी का पेपर होता है, कहीं भी आप हिंदी का पेपर दीजिए, लिखित जो होता है उसमें पहली चीज वर्तनी शुद्धि का ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी आपके सिलेबस में क्या है, वाक्य और वर्तनी शुद्धि एक टॉपिक है जिस पर कि आपको काम करना है। तो अगर इसमें मात्रात्मक अशुद्धियां आपसे कहीं भी होती हैं हिंदी के पेपर में, तो वो क्षम्य नहीं होती। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षा है, ठीक है, तो पीसीएस की परीक्षा में नॉलेज का टेस्ट होता है, यहाँ वर्तनी फर्तनी थोड़े ही देखेंगे। तो वो वर्तनी फर्तनी जो आपकी धारणा होती है ना, वो आपके जीएस के पेपर में नहीं देखा जाता। वहाँ मात्रात्मक अशुद्धियों पर इतना गौर नहीं करते हैं, वहाँ ये देखते हैं कि आपने कैसा लिखा है। निबंध के पेपर में भी कुछ हद तक ये सब नहीं देखा जाता, क्योंकि वहाँ बाइलिंगुअल लिखना होता है। आप सही लिखिए, सही डाटा इस्तेमाल करिए और सही दिशा में निबंध को आकार दीजिए, वो ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन सामान्य हिंदी का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जहाँ पर अगर आप एक मात्रा की गलती करते हैं तो पूरी व्याख्या आपकी खत्म हो जाएगी। मतलब इमेज इतनी खराब हो जाएगी कि उसके बाद परीक्षक जो है वो उसी निगाह से आपकी कॉपी को देखेगा। तो बहुत सतर्क होकर इस पेपर को हल करना चाहिए। इसमें मात्रा की गलती मत करिए, ठीक है। ये पहली चेतावनी है। अब इसके बाद देखते हैं पेपर को, उसमें सलाह जो रहेगी वो बीच बीच में आती रहेगी। देखिए, नोट यहाँ बना हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो आप जानते हैं कि सारे प्रश्न अनिवार्य हैं और इनके जो अंक हैं इनके सामने अंकित है। समय बर्बाद न करते हुए पैराग्राफ देखते हैं। देखिए, अवतरण दिया है, 2 गद्यांश या 2 गद्य अवतरण आपको दिए जाते हैं। आकार पर मत जाइएगा, क्योंकि आप ये देखते हैं आमतौर पर कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ देता है। तो ये बड़े पैराग्राफ दे या छोटे पैराग्राफ दे, उससे नहीं मतलब है। मतलब ये है कि उस पैराग्राफ में टेढ़ापन कितना है, लच्छेदार भाषा का कितना इस्तेमाल किया गया है, और उस घुमावदार भाषा में से ही आपको शीर्षक भी निकालना होता है, उस पूरे पैराग्राफ का संक्षेपण भी करना होता है, और कभी कह दे तो सारांश भी निकालना होता है। तो ये तभी संभव है जब आप पूरे पैराग्राफ को समझ पाएं। तो मूल बात यही होती है, पैराग्राफ छोटा हो अथवा बड़ा हो, उसे समझना ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। बहुत लंबे लंबे भी पैराग्राफ हैं, अगर सरल भाषा में लिखे गए हैं, मतलब सरल तरीके से लिखे गए हैं, तो उसे समझने में 2 मिनट लगेगा। और एक छोटे साइज का 4 लाइन का ही मान लीजिए पैराग्राफ है और उसमें इतनी टेढ़ी और लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल कर लिया गया है, वाक्यों को जलेबी की तरह लपेट दिया गया है, तो वो समझ में ही नहीं आएगा इतनी आसानी से, उसको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये मूल बात है। कठिनाई जो गद्यांश की होती है वो महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ देखें अवतरण को। अवतरण में कहा गया कि संपूर्ण विश्व के लिए भूमंडलीकरण की मंशा व्यापारिक उदारता, निजीकरण और सांस्कृतिक निकटता पर आधारित है। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है। जहां आपको लगे, पेंसिल लेकर पेपर में पहले पढ़ना स्टार्ट करिए, और जहां लगे कि कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है तो उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करते चलिए, ताकि आपको जब दोबारा आप फिर से रीडिंग करें शीर्षक खोजने के लिए या सारांश करने के लिए, तो आपको सुविधा हो, जो जितने भी की पॉइंट्स हैं वो आपकी निगाह में आ जाए। अब इसके बाद कहा गया कि जिसका शिकार भारत भी होता रहा है, मतलब जो भूमंडलीकरण की ये जो मंशा है, उसकी जो सोच है अपनी, वो कैसी है, व्यापारिक उदारता है, निजीकरण है और सांस्कृतिक निकटता है। लेकिन ये जो जितनी भी अच्छी अच्छी बातें आप यहाँ देख रहे हैं, ये ऊपर से अच्छी है, इनके जो नुकसान है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो इसका शिकार भारत भी हुआ है। भारत में जब वैश्वीकरण ने प्रवेश किया तो उसके बाद यहाँ भी वही स्थितियाँ बदली। आज भारत वैश्विक रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाने को आतुर है। और ध्यान दीजिएगा कि इसकी व्याख्या भी करनी होगी, इस लाइन की अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसके पीछे भूमंडलीकरण की ताकत भी शामिल है। मतलब अगर भारत जो है वो वैश्विक रंगमंच पे अपना रोल प्ले करना चाह रहा है, तो ये अवसर कहाँ से मिला है? ये वैश्वीकरण की वजह से ही तो मिला है। जो ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में हालांकि पहले से ही घुस रहा था, लेकिन 1991 में पूरी तेजी से पूरे दरवाजे ही खुल गए, तो पूरी तेजी से घुसने लगा। अब हम ये कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण जो है वो भारत के लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक नहीं रहा है। सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मकता हमने देखी है। फिर भी इतना सब होने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि वो हमारी संस्कृति पर आघात कर रहा है, हमारी भाषाओं को निगलता जा रहा है, हमारा जो रहन सहन है, जीवन शैली है, उसको बुरी तरह से प्रभावित करके रखा हुआ है। मतलब जो पश्चिमीपन है या पाश्चात्यकरण है वो बहुत तेजी से हो रहा है। मतलब भूमंडलीकरण की ये जो अवधारणा है, इसके बाद जो पश्चिमी देश है उनका जो कल्चर है वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है। तो ये सारी दिक्कतों के बावजूद हम इसे दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी के डोर अब क्लोज कर रहे हैं, हमने बहुत खोल लिए और अब हमें किसी की जरूरत नहीं? ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमारा डेवलपमेंट वहीं ठप हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ इसका उल्लेख किया गया है कि पूर्ण रूप से भले न सकारात्मक रहा हो, लेकिन हम इसे सिरे से खारिज नहीं कर सकते।
ठीक है। यदि प्रतिक्रियावादी चश्मे से भारत पर, अब ये जो शब्द है ना, इसके बारे में भी क्वेश्चन नीचे पूछा गया है। तो प्रतिक्रियावादी चश्मे की बात की जा रही है कि उससे भारत पर भूमंडलीकरण के असर का मूल्यांकन करेंगे तो परिणाम नकारात्मक दिखेगा। लेकिन यदि निरपेक्ष दृष्टि रखते हैं, अभी इन शब्दों का मतलब भी बताया जाएगा, निरपेक्ष दृष्टि रखते हैं तो भारत के विकास में ये सहायक दिखाई देता है। बस हमें अपने विकास के लाभ को कुछ लोगों के बजाय हर जन के द्वार तक पहुंचाना होगा। जहां तक संस्कृति की बात है तो मजबूत संस्कृतियां कभी नहीं मिट सकती। ये लोग मानते हैं कि संस्कृतियां जो है वो बनती हैं फिर मिटती हैं, ये उनका क्रम है। लेकिन जो मजबूत हैं, पहले से उनकी नींव एकदम बरगद के वृक्ष के समान, जो जड़ होती है ना बरगद के पेड़ की, आपने देखी है कितनी दूर दूर तक जाती है। वो पौधा जो बरगद का होता है, जब बीज से निकलता है तो बीज से उसकी कोपल जितनी बाहर नहीं बढ़ती है, उससे ज़्यादा उसकी जड़ अंदर गहराई में घुसती है। शुरुआत में उसका डेवलपमेंट धीमा होता है, बहुत धीरे धीरे वो बढ़ता है, छोटी छोटी पत्तियां ऐसे निकलती हैं। जब वो जड़ अपनी अंदर खूब फैला लेता है तब ऊपर उसकी जो शाखाएं हैं वो एकदम हाथी की सूंड की तरह निकलना शुरू होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अपनी जड़ को मजबूत करिए पहले। तो भारतीय संस्कृति ने वो जड़ें पहले से ही जमा कर रखी हुई हैं। जो विशाल बट वृक्ष होता है ना बरगद, वो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और इसीलिए हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है। तो ऐसी कंडीशन में उस बरगद के वृक्ष के समान हमारी जड़ें इतनी गहरी है कि हमें कोई हिला नहीं सकता है। हाँ, ये है कि बरगद के वृक्ष की शाखाएं काट के आप उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। तो वही हाल यहाँ पे वैश्वीकरण भी कर रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति रूपी जो वट वृक्ष है उसकी शाखाओं को छेड़छाड़ करके नुकसान पहुंचा रहा है, तो उससे हमें तकलीफ हो रही है। ठीक, तो ये चीज़ है। अब इसके बाद आप देखें, संस्कृतियों का रूपांतरण होता है। ये एक बात यहाँ कही गई है कि संस्कृतियां जो है वो नष्ट नहीं होती, अगर मजबूत है तो उनका रूपांतरण हो जाता है। इससे भारतीय संस्कृति ही क्या पहली वाली अवस्था में है, भले ही उसका ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम ये बहुत पहले से रहा हो और मूल जो अवधारणा है उसको हमने न खोया हो, लेकिन बाहर से हमने बहुत कुछ अपनी सभ्यता में शामिल किया है। हमारी जो संस्कृति है वो लचीली है, समावेशी प्रवृत्ति की है। तो इसका मतलब क्या है कि रूपांतरण होता है। संस्कृतियों की खूबसूरता उनकी विविधता में है। यह खूबसूरती जो है वो उनकी विविधता में है और एक रूपता में नहीं है। संस्कृतियां जो है वो अगर एक रस रहे तो पहली चीज़ तो वो टिकेंगी ही नहीं ज़्यादा समय तक, और अगर टिक भी गई तो वो उतनी खूबसूरत या उतनी ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाएंगी। खूबसूरत से ज़्यादा उनका फैलाव नहीं हो पाएगा, वो बहुत छोटे से क्षेत्र में सिकुड़ कर रह जाएंगे। ठीक है, तो भारत इसी सांस्कृतिक समन्वय का जीवंत प्रतिमान है। भारतीय संस्कृति की ही अभी चर्चा हो रही थी, तो भारत तो उसका प्रतिमान रहेगा ही। फिर भी यदि सहमति गढ़कर भारतीय संस्कृति को या संस्कृति को भ्रष्ट करने और पश्चिमी वर्चस्व को थोपने की कोशिश हो तो बचाव अपरिहार्य है। मतलब ये पूरा जो गद्यांश है ये असल में कहना क्या चाह रहा है, अभी आपको इसका व्याख्या करना होगा, शीर्षक बताना होगा। तो शीर्षक चुनने के लिए आपको इसका निचोड़ पता होना चाहिए। सारांश, संक्षेपण और शीर्षक ये ऐसी चीजें हैं कि जब आप पूरे गद्यांश को समझते हैं तभी जाकर आप उसे निकाल पाते हैं सही तरीके से। तो अब यहाँ अगर आपको पूरा इसका इसे समराइज करना हो तो ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भूमंडलीकरण जो है उसकी मंशा भले ही गलत हो, मतलब वो हावी होने की कोशिश हर सभ्यता पर कर रहा है और जो पाश्चात्यकरण है उसको थोपने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके नकारात्मक प्रभाव तो प्रत्यक्ष ही है, लेकिन उससे हमें फायदा भी है। मतलब जो इकोनॉमिकल और डेवलपमेंट वाला फायदा है उसकी बात हो रही है, तो इसलिए हम उसे नकार नहीं सकते, मतलब उसे आने देना तो होगा ही। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उसके जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनसे बचते हुए उसके फायदों को लेना चाहिए। यही तरीका हो सकता है। जैसे कोई बुरा आदमी है, उसके पास कोई एक अच्छा गुण है जो कि आपको सीखना चाहिए, तो आप उसकी तमाम बुरी चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो अच्छा वाला गुण सीखेंगे। तो यहाँ वही ग्लोबलाइजेशन के साथ भी आप जो हमारा अप्रोच है वो होना चाहिए। अब यहाँ पर भारतीय संस्कृति की बात कही गई कि भारतीय संस्कृति जो है वो समावेशी प्रवृत्ति की है। हम इतने मजबूत अपनी जड़ जमा कर बैठे हुए हैं कि हमें कोई मिटा नहीं सकता है। हाँ, संस्कृतियों का रूपांतरण होता है तो हमारा भी रूपांतरण हुआ है। जो मूल हमारी अवधारणा है उसको हमने बचा कर रखा हुआ है। बाहर से जो चेंजेस चाहिए हुए थे या आवश्यक थे उनको हमने किया है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो अगर हमारी जड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो बाहर से भूमंडलीकरण को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, बस सतर्कता अनिवार्य है। तो यही है पूरा सारांश इसका। अब इसका शीर्षक अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 अंकों का तो शीर्षक ही है। तो आइए देखते हैं इसकी आंसर की को। आंसर की में जो शीर्षक है वो भी दिया है, व्याख्या भी दी है। व्याख्या दिखाना ज्यादा आवश्यक था, शीर्षक तो ऐसे भी बताया जा सकता था। व्याख्या जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक समुचित तरीके से नहीं कर पाएंगे। देखिए, भूमंडलीकरण शत्रु या मित्र, ये भी हो सकता है शीर्षक, या एक निरपेक्ष मूल्यांकन भूमंडलीकरण का, ये भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी शीर्षक आप चुन सकते हैं। अब यहाँ जैसे या करके लिखा हुआ है ना, मतलब ये वाला या ये वाला, ऐसे मत करिएगा परीक्षा में, कोई एक ही लिखिएगा। वहां अगर आप परीक्षक को विकल्प देने लगेंगे कि इसमें से कोई एक चुनकर नंबर दे दीजिए तो नंबर 1 पर भी नहीं मिलेगा। ये समस्या है, क्योंकि परीक्षक आपका मूल्यांकन करने बैठा है, ना कि वो खुद परीक्षा देने बैठा है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक आप चुन सकते हैं। मतलब इस तरह का कोई उपयुक्त शीर्षक आपको चुनना चाहिए। इससे भी ज्यादा उपयुक्त हो सकता है, गद्यांश को बार बार पढ़ने से उसका निचोड़ जल्दी समझ में आता है। अब आपको प्रतिक्रियावादी चश्मा क्या है, ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ दिया गया है। आंसर क्या है, प्रतिक्रियावादी चश्मे का मतलब ये होता है कि मनुष्य जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। उसके पास पूर्वाग्रह मतलब किसी चीज के प्रति वो पहले से एक धारणा बना लेता है कि ये चीज ऐसी ही होगी, और उसके बाद उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता है। तो हमने अपने दिमाग में एक धारणा बना ली सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके कि भूमंडलीकरण से एकदम नेगेटिव चीज है, मतलब एकदम बर्बाद चीज है, इसको तो अपने देश में होना ही नहीं चाहिए। भूमंडलीकरण को एकदम नकार कर हम एकदम से सतयुग में चले जाएंगे और वहीं रहेंगे। ये संभव है? नहीं संभव है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचने की बात होती है। तो यहाँ वही चीज है, पूर्वाग्रह का जो दोष होता है ना, उसी को कहा जाता है प्रतिक्रियावादी चश्मा। ये चश्मा जब
जो आदमी पहन लेता है वो एक तरफे दृष्टिकोण से, पक्षपाती दृष्टिकोण से सोचता है, मतलब सिर्फ उसे नकारात्मकता दिखाई देती। और जो निरपेक्ष दृष्टिकोण होता है उसमें आप तटस्थ होकर देखते हैं, मतलब नेगेटिव चीज़ को भी देखते हैं और पॉजिटिव चीज़ को भी देखते हैं। तो आप जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि आपके पास क्या होना चाहिए, प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण होना चाहिए या निरपेक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए, अगर आप एक प्रशासक के रूप में दिखना चाहते हैं तो। उत्तर बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। चलिए, तो अब यहाँ देखें, आसपास जो घटित हुआ है उसे देखकर उसी के आधार पर एक कल्पना कर लेता है, अपने दिमाग में धारणा बना लेता है, और यही है प्रतिक्रियावादी चश्मा। तो चश्मे की दुकान पर जाकर इस नंबर को उतरवा देना चाहिए और दूसरा नंबर पहन लेना चाहिए जो निरपेक्ष हो। ठीक है, अब निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है हर चीज को, तो वही बात हमने कही। तो हमने क्या देखा, शीर्षक देखा, और जो दूसरा वाला ख वाला पार्ट में पूछा गया था कि प्रतिक्रियावादी चश्मा क्या होता है, उसका थोड़ा सा जवाब जानने की कोशिश की। अब उसमें था ना कि भारत जो है वो वैश्विक रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाने के लिए आतुर है, वो लाइन थी और उसके नीचे था अंडरलाइन, यानी उसकी हमें करनी थी व्याख्या, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी होती है। तो व्याख्या को हमेशा थोड़ा सा विस्तृत करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि व्याख्या कितनी बड़ी की जाए, तो अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके ऊपर कितना नंबर निर्धारित है। अब मान लीजिए कि 3 नंबर है, तो अब 3 नंबर के लिए आप 2 पन्ना लिखें, बुद्धिमानी तो है नहीं। और वैसे भी आजकल जो कॉपियां मिल रही हैं आयोग में, उसमें प्रश्न पहले से प्रिंटेड होते हैं, या जगह जो है वो सीमित होती है कुल मिलाकर, उसमें ABCD कॉपी भरने का आपके पास कोई स्कोप नहीं होता है, सिर्फ एक ही कॉपी होती है। सीमित जगह में आपको जो तय शब्द सीमा होती है उसके अंदर लिखना होता है। लेकिन फिर भी अगर व्याख्या बड़ी करनी है तो थोड़ा सा शब्दों की सघनता बढ़ाकर, ठीक है, शब्दों के बीच की सघनता बढ़ाकर आप ज़्यादा लिख सकते हैं, कम स्पेस में ज़्यादा लिख सकते हैं। कुल मिलाकर थोड़ा विस्तृत व्याख्या करने का अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो 2-4 नंबर इधर उधर होने की गुंजाइश होती है वो भी वहाँ खत्म हो जाती है, तो आप कसर क्यों छोड़ेंगे, ये कहने का मतलब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, व्याख्या और जो इसकी भावार्थ जैसी चीज़ें होती हैं, हालांकि भावार्थ बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन पूछा भी जा सकता है, क्योंकि जब अवतरण दे रहा है, अवबोधन दे रहा है, तो उसमें ये पूछ सकते हैं। तो भावार्थ और व्याख्या जैसी चीज़ों में विस्तार होता है। ठीक है, इसमें आपको विस्तृत करना ही होता है, जितना आप फैला सकें और जितना नंबर उस पर निर्धारित हो वो। और संक्षेपण और सारांश जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, जितना छोटा आप लिख सकें। कहा जाता है कि 1/3 शब्दों में संक्षेपण करिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1/3 उसमें से 1/3 छांट कर उतना ही बड़ा करें, भले ही संक्षेपण जो है वो 2 लाइन में हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ बुद्धिमानी से आपको काम लेना है। सारांश और संक्षेपण, जितने कम शब्दों में आप पूरे गद्यांश के भाव को प्रकट कर दें, वही आपका कौशल है। बस यही है कि संक्षेपण में क्रमबद्धता होती है, गद्यांश में जो बातें जिस क्रम में कही गई हैं उसी क्रम में यहाँ भी रखी जाती हैं, और जो सारांश होता है वहाँ क्रमबद्धता नहीं होती है। ओवरऑल आपको पूरे गद्यांश का निचोड़ प्रस्तुत करना होता है। अगर मान लीजिए गद्यांश आधे पन्ने का है और उसका सारांश सिर्फ 2 लाइन में निकल जा रहा है, तो ये और अच्छी बात है। बस शर्त यही है कि पूरे गद्यांश का जो मूल भाव है वो उसमें आ जाना चाहिए। तो यहाँ 1/3 और 2/3 का कोई डाटा नहीं है, वो सिर्फ आपको एक अंदाजा देने के लिए कहा गया था कि मतलब उतना बड़ा कम से कम रहे। तो देखिए अब इसमें क्या कहा जा सकता है, मतलब व्याख्या को देख लेते हैं। जब से भूमंडलीकरण की अवधारणा, यहाँ अवधारणा होगा, के लिए भारत ने अपने दरवाजे खोले हैं, तब से निरंतर बाहरी निवेशक ताकतें, उद्यम हमारी संस्थागत व्यवस्था में अतिक्रमण करने के लिए उत्सुक हैं। मतलब वो अपना लाभ कमाना चाहते हैं। वो अतिक्रमण क्या करना चाहते हैं, अब आजकल वो गुलाम बनाने वाला और उपनिवेश बनाने वाला क्रम तो है नहीं, आजकल सब अपना अपना फायदा साधने में लगे हुए हैं। तो फायदा साधने का तरीका है व्यापार, तो उसी के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण सिर्फ हमें नुकसान पहुंचा रहा है, यह देता भी है और दिया भी है। इसने विकास करने के लिए और निरंतर उन्नयन के सोपान चढ़ने के लिए, सोपान मतलब सीढ़ियों का जो पायदान होता है उसको कहा जाता है, तो सोपान चढ़ने के लिए अनिवार्य हो जाता है, मतलब ये जरूरी है, हम इसे नकार नहीं सकते। ये चीज़ हमने अभी गद्यांश में देखी। एक विश्व एक गांव की जो ये नूतन अवधारणा है, इसमें भारत पहले से ही शामिल था। ठीक है, भारत जो था वो विश्व गुरु था और संपन्न था। पहले के समय में कहा जाता था कि सोने की चिड़िया हमारा देश था, और यहाँ की संपन्नता ही तो बाहरी जो आक्रमणकारी है उनको अट्रैक्ट करती। वो लालची हमारी जो धन दौलत थी उसी के लालच में आते हैं। तो यहाँ देखें, वो विश्व गुरु था और सर्वसंपन्न था, लेकिन आज का दौर अलग है। हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव झेले। यही जो बाहरी आक्रमणकारी थे, इन्होंने हमें जमकर लूटा है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि हमारा खजाना जो पहले का भरा हुआ था वो खाली हो गया। अब हमें नए सिरे से अपने प्रयास करने थे, मतलब नए सिरे से फिर से उठकर खड़ा होना था। तो इसमें तो समय लगता ही है। तो वही चीज़ है, अब आज का दौर भिन्न है। नवोन्मेषी और उदार दृष्टिकोण रखकर ही विकास के लक्ष्य को हासिल करने का सोचना होगा, तभी स्थायित्व बना रहेगा। अगर हम एकदम सबसे कट कर और डेवलप होने की सोचें, तो मान लीजिए, हालांकि ये भी संभव नहीं है कि हम डेवलप हो जाएंगे, लेकिन मान लीजिए डेवलप हो गए, लेकिन एकदम से कोई संकट आया, कोई दिक्कत आई ऐसी जिससे कि हमारे पास आर्थिक दिक्कतें आ गई, लोग मरने लगे, कोई महामारी आ गई, तो ऐसे में कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए ना। तो सपोर्ट करने वाला फिर कोई मिलेगा नहीं, और वो जो अर्थव्यवस्था है वो वहीं पर कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपसी सहयोग आवश्यक होता है। कहा भी जाता है कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, तो देश जो है वो मनुष्यों से ही बनता है। अब सारे देश अगर मिलकर आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो किसी बड़ी आपदा से कैसे निपटेंगे, सब अलग अलग तबाह हो जाएंगे। तो वही चीज़ भारत के साथ भी है। अब इसके बाद आप देखें कि भारत और हम भारतीय, यहाँ कहा गया भारत और हम भारतीय, यह बात बखूबी जानते, हमें पता है, इसीलिए हमने अर्थव्यवस्था में ये जो उदारीकरण की प्रक्रिया है इसका स्वागत भी किया। इसलिए निज गौरव स्वाभिमान को संरक्षित रखते हुए सारा विश्व एक गांव है का उद्घोष करने वाले विश्वग्राम एकांकी में अपनी भूमिका हम तलाश चुके हैं, और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ भर रहेगा। प्रतिभा का प्रदर्शन करने हेतु उत्कंठित है, यानी उतावले। तो प्रतिभा कैसी?
प्रतिभा समावेशी विकास की, मतलब समेकित विकास की, सबको साथ लेकर चलना और सबका विकास, सबका साथ सबका विकास जो नारा है ना, चुनावी नारा, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय संस्कृति का बहुत पहले से है। सिर्फ अपना डेवलपमेंट नहीं, सबका कल्याण। इसीलिए तो कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी जो है वो कुटुंब है, तो कुटुंब के सभी लोगों का डेवलपमेंट करना, ये उद्देश्य। तो इतना हम लिख सकते हैं। अब जो दूसरा वाला हमारा अंडरलाइन किया हुआ पार्ट था उसमें क्या था, संस्कृतियों की जो खूबसूरती है वो उनकी विविधता में है, एक रूपता में नहीं, यही था। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, भारत में हम विविध सभ्यताओं और संस्कृतियों का तालमेल शताब्दियों से देखते आ रहे हैं। पहले तो एक ही संस्कृति थी जो कि थी भारतीय संस्कृति, है ना, बहुत पहले। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बाहर से जो अनाधिकृत प्रवेश है वो अपने देश में होते हैं। पहले वो व्यापार करने की हैसियत से आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ अपना पैरवर जमा लेते हैं, मतलब पहले उन्हें अंगुली पकड़ाई जाती है, उसके बाद वो सर पर चढ़कर खेती करने लगते हैं। ये मुहावरा है, लोकोक्ति है असल में। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो नई नई सभ्यताएं हमारे देश में एंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो प्राचीन भारत है उसी में गुप्त काल का जो टाइम पीरियड था उस समय हूणों का आक्रमण शुरू हो जाता है, और उससे भी पहले जो मौर्य काल था उसमें आप देखते हैं कि यूनानी जो है वो एकदम उतावले रहते हैं, मतलब अंदर आने के लिए, जैसे सेल्यूकस निकेटर या फिर आप सिकंदर को ही ले लीजिए। तो इस तरह के लोग पहले से ही आने की कोशिश कर रहे थे। जो पर्सियंस हैं वो प्रवेश करते हैं, फिर बाद में इस्लामिक आक्रमण होता है, अरबों का आक्रमण होता है, तुर्कों का आक्रमण होता है, फिर उसके बाद यूरोपीय जो अंग्रेज हैं, मतलब ईसाई लोग हैं, वो आते हैं। तो इस तरह से अनेकों संस्कृतियां भारत में आ चुकी, अनेकों संस्कृतियां, शायद ही कोई ऐसी संस्कृति बची होगी जो कि भारत में एंटर ना की हो। तो इन सारी संस्कृतियों का जो मिक्सचर है वो हमारी भारतीय संस्कृति के विशाल जो वट वृक्ष रूपी पूरा पौधा है उसमें जाकर मिल जाता है, खाद पानी का काम करता है। मतलब ये संस्कृतियां क्या करती हैं, ये उसके लिए नीम की खली और जो एनपीके मिक्सचर होता है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम वाला, उसका काम करता है। मतलब ये भारतीय संस्कृति को पोषण दिया। देखने में तत्कालिक तौर पे ये भले ही लगा कि हमारी संस्कृति जो है वो तबाह हो रही है, लेकिन इन सभ्यताओं को, मतलब इन सभ्यताओं में जो बुराइयां थी उनको भारतीय संस्कृति ने क्या किया, छान कर अलग कर दिया। धीरे धीरे समय लगा। जैसे छन्नी जो होती है उसमें आप चाय डालते हो तो एक झटके में छन कर नीचे नहीं गिर जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब कुछ सेकंड का समय लगता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है। भारतीय संस्कृति जो है वो क्या करती है, इन अवशेषों बुराइयों को छान कर जो प्योर माल था उसको एक्सेप्ट करती है, बाकी जो छन्नी से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल था उसको फेंक देती है। ये प्रैक्टिकल उदाहरण बताया गया ताकि आप समझ सके। तो यहाँ वही चीज़ है। अब इसमें ये कहा गया कि कलेवर इसने बदले हैं, कलेवर का मतलब वस्त्र, लेकिन जो मूल अस्तित्व है उसको बना कर रखा है। अस्तित्व का संघर्ष हमेशा चला है, तो अस्तित्व के संघर्ष में अंत में विजयी कौन हुआ है, हम भारतीय। अब देखिए, एक रूपता को अपनाकर सहस्त्राब्दियों तक हम स्वयं को मूर्तिमान रख पाए, ये संभव नहीं, और ये भारतीय संस्कृति भली भांति जानती। इतिहास साक्षी है कि जो संस्कृतियां विविधता को पचा नहीं सकी वो विकास के रथ के पहिए के नीचे कुचली गई। बहुत अच्छी बात है। विकास का जो रथ है ना, उसका पहिया बड़ा मोटा मोटा और भारी होता है। जो उसके सामने अड़ने की कोशिश करता है उसको ही कुचल देता है, और जो उछलकर रथ पर सवार हो जाता है, छलांग लगाता है थोड़ी लंबी और रथ पर सवार हो जाता है, वो बच जाता है और वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है। तो हमने क्या किया, रथ की सवारी की, रथ के पहिए के नीचे आना एक्सेप्ट नहीं किया। अब देखिए, तो यह इकलौती प्रामाणिक वजह है कि हमारी पुरातन संस्कृति के इस नए दौर में भी पल्लवित पुष्पित होने का जो लक्षण है वो दिखाई दे रहा है। मतलब हम निरंतर फल फूल रहे हैं। दुनिया चाहे जितने ऐब निकाले, या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये सोचे कि पहले वाला जमाना ज़्यादा अच्छा था, अब अच्छा नहीं है, मतलब हमारी जो नैतिक गिरावट है वो लगातार हो रही है, तो वो तो दुनिया की हो रही है। मतलब दुनिया में कौन सी संस्कृति ऐसी है जिसमें गिरावट नहीं आ रही। ये तो मानव सभ्यता का क्रम है, गिरावट और उत्थान होता रहता है। लेकिन हमने पलवन पुष्पन तो किया ही है, हम फले फूले हैं, कितना परिवर्तन आया है बात से। अब इसके बाद देखें, अस्तित्व के संघर्ष में यदि एक रस रहकर बच भी जाए तो निरस्ता आ जाती। मतलब मान लीजिए कि हम अपने आप को सिकोड़ कर एकदम से चारों ओर से पैक करके किसी भी तरह से जीवन यापन करके बच जाएं, मतलब अपने आप को जीवित रखें, सर्वाइव कर जाएं, तब भी जाकर अगर हम बाद में अपना जो कंबल है ऊपर का हटाएंगे और आवरण से बाहर झांकेंगे तो हमें लगेगा कि हमने तो कूप मंडूकता वाली जो स्थिति है उसको अख्तियार कर लिया था, यानी हमने तो कुछ सीखा ही नहीं। जैसे आप अपने घर के अंदर रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, ये पक्की बात है। कोई भी मनुष्य, कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा भी अगर अपने घर में है तो वो ज़्यादा सेफ है ना, बाहरी दुनिया की तुलना में। तो ऐसी कंडीशन में आप घर से बाहर ही नहीं निकले कि सुरक्षा केवल घर में है तो हम घर में रहेंगे, ये संभव नहीं है ना। अगर आप सिर्फ घर में रह जाएं तो हो सकता है कि आप जी खा लें, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है तो आप कमा खा भी सकते हैं घर में बैठकर। लेकिन अगर आप बाहर की दुनिया नहीं देखेंगे तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, जो मानसिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए वो नहीं होगा। उसके लिए तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, अपने दरवाजे खोलकर बाहर जाना पड़ेगा, पैर रखने पड़ेंगे, बाहर के लोगों से मिलना पड़ेगा। तो वो जो चीज़ है वो हमारा देश भी जानता है, वही कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखें कि सतर्कता पूर्वक जो विविधता है वो अपरिहार्य है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि विविधता खराब नहीं होती है और ना वैश्वीकरण खराब है। कोई भी चीज़ खराब नहीं होती दुनिया में, बस हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और कुछ नेगेटिव होती हैं, और दोनों जब रहते हैं तभी उस चीज़ का महत्व भी समझ में आता है। सिर्फ पॉजिटिव रहेगा तो फिर महत्व कहाँ से समझ में आएगा, है ना। तो इस नेगेटिव वाले को इग्नोर करते हुए और इससे कुछ सीखते हुए हमें प्लस वाले को अपनाना होता है, और वही हमें करना है। तो ये है व्याख्या। अब अगले वाले पैराग्राफ को पहले देख लेते हैं, तब नीचे वाला जो इसका समाधान है, यानी यहाँ जो सॉल्यूशन दिया गया है उसको देखेंगे। देखिए, दूसरा वाला अवतरण क्या कह रहा है। अवतरण में कहा गया कि विचारणीय है कि क्या जीवन में सार्थकता की खोज सफलता के अभाव में संभव है। दरअसल सार्थकता तभी प्राप्त हो सकती है जब जीवन में सफलता का आधार प्राप्त हो जाए।
ठीक है। जिस तरह अपने व्यक्तिगत उलझनों में फंसा हुआ व्यक्ति समाज के हित में योगदान करने की सोच नहीं सकता है, वैसे ही सफलता के लिए संघर्ष करने वाला जो मनुष्य है वो भी जीवन में सार्थकता की खोज नहीं कर सकता है, क्योंकि सार्थकता की खोज उसके लिए क्या होगी, दूर की कौड़ी साबित होगी। अभी ये दूर की कौड़ी क्या है, ये एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ भी आपको बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। इसके बाद आप देखें इसी में कहा गया है गद्यांश में कि सफल होना काफी नहीं है। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि भाई सफलता की खोज जो करता है वही एक निष्ठ नहीं रह पाता है, वो सिर्फ सफलता सफलता का नारा लगाता है, बाकी वो जन कल्याण के बारे में सोच नहीं सकता, उसका भी दोष नहीं होता, वो एक एकाग्रचित नहीं हो सकता ना तब तक। तो ये चीज कही गई। लेकिन उसके बाद कहा गया कि सफल होना काफी नहीं है, जीवन की असली खोज सार्थकता है। मतलब सफलता उसका माध्यम है, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है, सार्थकता है। पर यह सार्थकता तभी उपलब्ध हो सकती है जब उसे सफलता का आधार मिल जाए। मतलब सार्थकता तो तभी आप ढूंढ पाएंगे ना जब पहले सफल होंगे। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें यह भी कहा गया कि साथ ही केवल सफलता आपको अस्थायी और तात्कालिक सुख तो प्रदान करती है, लेकिन चिरस्थायी सुख और आत्मिक संतोष तभी प्राप्त हो सकता है जब सार्थकता के साथ उसका समन्वय हो जाए। यानी सफलता और सार्थकता का समन्वय आवश्यक है, सफल समन्वय आवश्यक है, असफल नहीं। असफल समन्वय का परिणाम फिर और ज्यादा घातक होगा। तो अब इसका चुनना है शीर्षक। तो शीर्षक आप चुन लीजिए, सफलता और सार्थकता, ठीक है। या सफलता और सार्थकता एक सिक्के के दो पहलू, लेकिन ये लंबा हो जाएगा तो सफलता और सार्थकता से भी हम काम चला सकते हैं। या सफलता की सार्थकता, ये भी एक आप शीर्षक के तौर पे चुन सकते हैं। या इसको उलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, सार्थकता की सफलता, ये भी हो सकता है। सार्थकता की सफलता ये मेरे ख्याल से सबसे उपयुक्त शीर्षक है, ठीक है। और बाकी जो शीर्षक है वो भी अच्छे हैं, लेकिन 5 नंबर का चूंकि यहाँ मामला है तो थोड़ा सावधानी से शीर्षक का चुनाव आपको करना चाहिए। और भी कई सारे उपयुक्त शीर्षक हो सकते हैं, तो आप अपना सोचकर देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि दूर की कौड़ी जो लोकोक्ति है उसका अर्थ बताते हुए, ये लोकोक्ति है मुहावरा नहीं, याद रखिएगा। तो दूर की कौड़ी जो ये लोकोक्ति है इसका अर्थ बताते हुए आपको वाक्य में प्रयोग करना है, और इसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर, यानी शीर्षक के बराबर। और ये जो लोकोक्ति और मुहावरा वाला हिस्सा है, अगर इसमें आप सही अर्थ लिखते हैं और सही तरीके से वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होती है, तो यहाँ थोड़ा सा अच्छे ढंग से देखना है। दूर की कौड़ी का मतलब क्या होता है, जो पहुंच से बाहर की चीज होती है। कहते हैं कि ये चीज जो है ये दूर की कौड़ी साबित हो रही है, पहुंच से बाहर की चीज, असंभव चीज। जो पहुंच से बाहर है वो असंभव है, संभव नहीं है उसे पाना। तो यहाँ आप दूर की कौड़ी जो लोकोक्ति है इसका अर्थ देख पा रहे हैं। अब इसके लिए आप वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक आलसी परीक्षार्थी के लिए जो सिविल सेवा परीक्षा है वो एक दूर की कौड़ी साबित होती है, क्योंकि आलसी है तो वो मेहनत करेगा नहीं, और जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें सतत मेहनत की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे वाक्य में प्रयोग हो सकते हैं, आप जो चाहे वो बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि लोकोक्ति हो या मुहावरा जब वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है तो पहले उसका अर्थ लिखना चाहिए, ठीक है। अर्थ हेडिंग डाल के उसका अर्थ लिखा, फिर वाक्य में प्रयोग ऐसे हेडिंग डालकर उसका वाक्य में प्रयोग यहाँ किया, और जो वाक्य आपने लिखा है मतलब वाक्य बनाया है उस मुहावरे के आधार पर, उसमें जहां वो लोकोक्ति या मुहावरा इस्तेमाल हुआ है उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाता है। ये लिखने का सही तरीका होता है, इससे परीक्षक की निगाह सहज ही उधर जाएगी, वो देख पाएगा कि आपने कहां पर इस्तेमाल किया है, तो नंबर अच्छे मिलेंगे, ये कहने का मतलब। चलिए अब इसका करना है हमें सारांश। तो सारांश करना इसका बहुत आसान है, इतना जो 2 पैराग्राफ यहाँ आप देख रहे हैं ना, इसको 2 लाइन में लिखा जा सकता है। तो यहाँ आप सारांश में क्या लिख सकते हैं, सारांश में ये लिख सकते हैं कि एक मनुष्य जो कि सफलता को प्राप्त अभी तक नहीं कर पाया है और उसके लिए प्रयासरत है, मतलब सफलता के लिए प्रयासरत जो मनुष्य है वो कभी भी जीवन की सार्थकता को खोज नहीं सकता है और ना ही जन कल्याण के बारे में सोच सकता है, क्योंकि यहाँ जो सार्थकता है वो सफलता के आधार पे ही टिकी होती है। इस प्रकार से आप आगे लिख सकते हैं। और सफल होना ही सिर्फ काफी नहीं होता है, जीवन में असली खोज जो है वो सार्थकता है। तो ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, मतलब दोनों एक ही साथ रहते हैं, बस एक बार में एक पक्ष दिखाई देता है। तो एक सफल जीवन जीने के लिए या सही तरीके का जीवन जीने के लिए सफलता और सार्थकता का जो समुचित समन्वय है वो आवश्यक है, ठीक है। सही तरीके का जो समन्वय है वो आवश्यक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सारांश में बहुत लिखने के तरीके हो सकते हैं, संक्षेपण में ज्यादा विकल्प नहीं होता, वहां क्रमबद्धता होती है तो एक जैसा हो सकता है, लेकिन सारांश में बहुत सारे ऊपर नीचे लिखने के तरीके हो सकते हैं, बस छोटा लिखना होता है, लंबा नहीं लिखना होता है। तो यहाँ 20 नंबर आपको सारांश पर मिलने वाला था। सोचिए सिर्फ 3 लाइन या 2.5 लाइन लिखकर, इस जो पैराग्राफ है इसमें आप देख रहे हैं उतना ही लिखकर आप 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, छोटा लिखने पर आपको ज्यादा नंबर मिल रहा है। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में पहले आपको अंतर बताना है, फिर दोनों का एक प्रारूप प्रस्तुत करना है। रिक्त प्रारूप अगर नहीं कहता है तो जो खाली प्रारूप है वो मत बनाइएगा, तब भरा हुआ कोई नमूना बना दीजिएगा। और उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, मतलब तीसरे ही प्रश्न में 2 पार्ट होते हैं ना, पहला वाला 10 नंबर का, दूसरा वाला 10 नंबर का। तो दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें अधिसूचना के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अधिसूचना क्या है, विभागीय स्तर पर इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, और एक नमूना भी तैयार करिए। तो ये लिखित नमूना यहाँ बनाना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये दोनों प्रश्न जो है ये पत्र लेखन से जुड़े हुए हैं। तो यूपीपीसीएस का जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है उसमें पहले आप सिलेबस में ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से पत्र आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके लिए जो मास्टर वीडियो है, पापा वीडियो है, वो दिया भी जा चुका है। पत्र लेखन का उसमें एक सेगमेंट है, उसे आप देख लीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं, इसमें देख लेते हैं कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर क्या है। देखिए सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में जो अंतर है उसको आप चाहें तो ऐसे बीच में लाइन खींचकर लिख सकते हैं, वो भी एक तरीका है और अच्छा तरीका है। एक तरफ सरकारी पत्र और दूसरी तरफ अर्ध सरकारी पत्र, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये तरीका हो सकता है।
और ये वाला अच्छा होता है। ये जो है ना पॉइंट्स वाला, इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, इसमें अंतर फिर स्पष्ट नहीं हो पाता। खैर अब इसमें देखते हैं। तो कहा गया कि हर प्रकार के शासकीय पत्रों में सर्वप्रथम प्रेषक का नाम और पदनाम दोनों शब्द प्रेषक लिखकर उसके नीचे लिखे जाते हैं। किंतु जिस अधिकारी के पास वह पत्र प्रेषित किया जाता है, यहाँ प्रेषित लिखा है, प्रेषित होगा, प्रेषित किया जाता है, उसका केवल नाम शब्द, पदनाम शब्द जो है वो सेवा में लिखकर उसके नीचे दिया जाता है। तो ये तो सामान्य बात है, आप पत्र को देखकर समझ सकते हैं। वस्तुतः उस अधिकारी का नाम ज्ञात रहने पर भी किसी शासकीय पत्र में उसका उल्लेख नहीं किया जाता है, लेकिन अर्धशासकीय पत्रों में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों ही अधिकारियों के नामों का उल्लेख रहता है। अब असल में जो सरकारी पत्र होते हैं या शासकीय पत्र होते हैं वो औपचारिक होते हैं, बहुत ज़्यादा औपचारिक होते हैं, वो मशीनी ढंग से लिखे जाते हैं। और अर्ध सरकारी पत्र जो होता है वो नितांत अनौपचारिक होता है। पहली चीज़ तो गोपनीय होता है, तो गोपनीयता की वजह से इसके बहुत ज़्यादा फॉर्मेट अभी मार्केट में या जो ऑनलाइन मटेरियल आप देखते हैं चीज़ें उसमें उपलब्ध नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा अर्ध सरकारी पत्र ओरिजिनल रूप में आपको नहीं मिलेगा, जहाँ भी मिला है वहाँ सुनी सुनाई बातों पर लिखा गया है। ठीक, तो गोपनीयता इसमें होती है, इसलिए ये सार्वजनिक ज़्यादा नहीं होता। बाकी जो पत्र है उनका ओरिजिनल फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो अब इसमें ये कहा गया कि दोनों का उल्लेख रहता है, मतलब अर्ध सरकारी पत्र में औपचारिकता नहीं होती है ना, तो जब औपचारिकता नहीं होती है तो वहाँ नाम से प्रिय श्री जी इस तरह से संबोधन दिया जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ संबोधन लेखन के उपरांत अगर आलेखन की बात करें, मतलब जो नीचे का कलेवर होता है, तो उसके सबसे महत्वपूर्ण भाग की शुरुआत होती है। प्रायः 4 चरण होते हैं। 4 चरण का मतलब क्या है कि प्रथम चरण में यदि कोई पहले से संबंधित पत्र प्राप्त हो चुका है तो उसका संदर्भ दिया जाता है। मतलब पहले से अगर कोई पत्रचार या माफ कीजिएगा पत्राचार हो रहा था तो उसका संदर्भ लेना यहाँ आवश्यक है, तो पहले उसी का उल्लेख करेंगे। और संक्षेप में विषय का उल्लेख कर दिया जाता है कि मतलब किस बारे में था वो पत्र, जो पिछला वाला पत्र था वो किस विषय में था ये। और द्वितीय भाग में विषयांतर्गत जो संदेश प्रेषित करना है उसका उल्लेख किया जाता है और उसके समर्थन में तर्क आदि प्रस्तुत किया जाता है। तृतीय चरण जो होता है उसमें निष्कर्ष और सिफारिशें होती हैं, और जो अंतिम चतुर्थ चरण होता है उसमें भवदीय और उसके बाद नीचे लिख के, मतलब जो नीचे भेजने वाला अधिकारी होता है उसका हस्ताक्षर आदि होता है, जैसा आप देखते हैं ढांचे में। अर्ध सरकारी वाले को देख लेते हैं। तो अर्धशासकीय जो पत्र होते हैं उनका व्यवहार अधिकारियों के बीच में होता है। इनका प्रयोग किसी प्रकार की पूछताछ करने या किसी तथ्य विशेष पर ध्यान आकर्षित करने के लिए या कोई सूचना देने, स्पष्टीकरण मांगने, मतलब कोई व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई सूचना का आदान प्रदान करना है या कुछ आपको बताना है तो उसके लिए अर्ध सरकारी पत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा पत्र जो होता है इसको डेमी ऑफिशियल लेटर या डीओ कहा जाता है। ऐसे पत्रों का विशेष महत्व होता है। महत्व का मतलब ये कि ये उन कामों को करने में सक्षम होते हैं जिनको कि प्रायः परिपत्र, सरकारी पत्र और बाकी जो पत्रों के फॉर्मेट है वो नहीं कर पाते। जैसे किसी सरकारी पत्र में आपने किसी कार्य विशेष के लिए एक डिपार्टमेंट से अनुरोध किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अनुरोध क्या किया, उसको निर्देश दिया एक तरह का। अब इसके बाद क्या होता है कि वहां से समुचित कार्यवाही नहीं होती है, वहां का जो अफसर है वो ढीला है, तो आप क्या करेंगे, उसे अनुस्मारक भेजेंगे। सरकारी पत्र के ही प्रारूप पर अनुस्मारक भेजेंगे, ऊपर अनुस्मारक ऐसे लिखा रहता है। तो आपने एक बार रिमाइंडर भेजा, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, मतलब उसे हल्के में ले लिया। फिर आपने दोबारा कड़ाई से एक रिमाइंडर भेजा, मतलब सख्त भाषा होती है रिमाइंडर की, थोड़ा सा चेतावनी वाली, उस पर भी उन्होंने नहीं सुना। आपने तीसरी बार भेजा, 3 से ज़्यादा बार रिमाइंडर आमतौर पर नहीं भेजे जाते हैं, ऐसा देखा नहीं गया है। तो 3 बार आपने रिमाइंडर भेजा, जो मनमाफिक कार्यवाही है या जैसी कार्यवाही की अपेक्षा थी वैसी नहीं हुई, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तब उस विभाग के अधिकारी, मतलब जो समकक्ष अधिकारी हैं, उनको केंद्रित करके एक अर्ध सरकारी पत्र लिखेंगे जो कि मित्रवत या जो मैत्री वाली शैली है उसमें रहेगा, और वहां पर उनसे प्रेम पूर्वक आग्रह करेंगे कि ये जो मामला है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे तुरंत संज्ञान में लेने की आवश्यकता है और यहाँ आपसे सहयोग अपेक्षित है। बार बार अनुस्मारक लगाने के बावजूद कोई समुचित कार्यवाही नहीं हुई है तो यहाँ आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस पर ध्यान देंगे, तो ये अंतिम विकल्प होता है। तो इस तरह के काम जो है वो अर्ध सरकारी पत्र से छांटे जाते हैं, मतलब सिद्ध किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ है, और नितांत ही अनौपचारिक होते हैं, तो आपने 20 बार पढ़ा है। और इसमें संबोधन के रूप में जो आत्मीय संबोधन है उनका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब प्रिय का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिय उपनाम भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे जाति सूचक इस्तेमाल नहीं किया जाता है लेकिन यहाँ वो भी कर लेते हैं। तो प्रिय पांडे जी या प्रिय मौर्य जी, इस प्रकार से प्रिय श्रीवास्तव जी, ऐसे जो संबोधन है वो भी किया जा सकता है, या नाम से भी कर सकते हैं, प्रिय अभय जी, इस प्रकार से। तो अंत में भवदीय की जगह पे आपका लिखा जाता है, क्योंकि भवदीय जो शब्द है ये ऑफिशियल जो लेटर होते हैं उसमें मशीनी लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, भवनिष्ठ और भवदीय, तो उसकी जगह पे आपका लिख सकते हैं। इसमें शासकीय पत्र जैसी कोई बात नहीं होती है, और पत्र जो है वो सामान्य पत्र की तरह से ही होता है, मतलब जो सामान्य आप अपने आत्मीय जनों को पत्र लिखते हैं ना, लगभग वही स्वरूप होता है। थोड़ा सा इसमें ऑफिशियल पना होता है लेकिन बहुत मामूली। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अर्ध सरकारी पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है, सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। कोई अगर फॉर्मेट आपको ऐसा दिख रहा है इंटरनेट पर उपलब्ध कि उसमें विषय भी लिखा हुआ है तो वो सही नहीं है, मतलब उसका जो तरीका है वो सही नहीं है। आपको परिभाषा पे गौर करना चाहिए। परिभाषा क्या है कि नितांत ही अनौपचारिक शैली में इनको लिखा जाता है, और विषय किसी पत्र में लिखकर आप क्या करना चाहते हैं। अभी जैसे आप स्कूली लेवल पर पत्र लेखन करते थे, लेटर राइटिंग आता था, तो उसमें अगर प्रिंसिपल को कोई लेटर लिखना होता था फीस माफी के लिए, या फिर कुछ जैसे मान लीजिए छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है, उसमें आप विषय लिखते थे। सब्जेक्ट क्या है कि ये एप्लीकेशन जो है ये छुट्टी के लिए है, इसमें फीस माफी के लिए निवेदन किया गया है, इस तरह से उसके संदर्भ में फिर नीचे अपना महोदय और सर ये वाली बात है ऐसे लिख देते थे।
और अभी अपने पिता को अगर पत्र लिखना हो या अपने भाई को लिखना हो या अपने मित्र को लिखना है तो क्या आप उसमें प्रिय मित्र और उसके बाद नीचे विषय लिखेंगे कि आपका हाल चाल पूछने के संदर्भ में ये पत्र लिखा गया है? ऐसा होता है कहीं? नहीं होता है ना। तो ये व्यवहारिक समझ की बात है कि अर्ध सरकारी पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है। मत लिखिएगा, नंबर कट जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं आगे। सरकारी पत्र का ढांचा देख लीजिए। ढांचा वैसे आप जानते हैं लेकिन यहाँ बना दिया गया है। तो इसमें वही प्रारूप कलेवर जो है वो देख लीजिए। प्रारूप और कलेवर ये हेडिंग नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए। पत्र संख्या, पत्रांक डाला जाता है। पत्रांक आमतौर पे इधर होता है, ठीक है, इधर लिखिए या फिर बीच में लिखिए। कहीं कहीं क्या होता है कि सरकारी पत्रों में इधर भी लिख देते हैं, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि या तो ऊपर ही पत्रांक डाल दीजिए और नहीं तो इधर साइड में लिख दीजिए। भारत सरकार, अब यहाँ भारत सरकार का जो मंत्रालय है उसका जो विभाग है उसका उल्लेख करिए। ये रिक्त प्रारूप है ना, तो रिक्त प्रारूप में ऐसे दर्शाया गया। नीचे यहाँ पर पता और दिनांक होता है, ठीक है, मतलब स्थान और दिनांक होता है असल में, जो कि यहाँ दाहिनी तरफ लिखा जाता है। यहाँ दाहिनी तरफ जो नीचे वाला एरिया होता है ना, वहां लिखते हैं। इतना लिखने के बाद तब सेवा में लिखते हैं, ठीक है, सेवा में, और जिसकी सेवा में आप पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे यहाँ पर, और तब लिखेंगे विषय, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे विषय, और विषय जो है वो पूरे पत्र का एक ढांचा होता है, मतलब पूरा पत्र किस बारे में है ये बताने की कोशिश करता है, तो वो महत्वपूर्ण होता है। उसको संक्षिप्त में लिखना होता है लेकिन संपूर्णता के साथ। इसके बाद आप संबोधन डालेंगे, ठीक है। संबोधन कैसा? तो महोदय, महोदया या फिर प्रिय महोदय नहीं डालेंगे। प्रिय महोदय वाला जो संबोधन है ये क्या है? शासकीय पत्र का है, माफ कीजिएगा, अर्धशासकीय पत्र का है। और यहां पर आप लिख रहे हैं शासकीय पत्र, तो इसलिए महोदय या श्रीमान इस प्रकार से आप लिखेंगे, वो सही। अब इसके बाद है कलेवर। कलेवर का मतलब बीच वाला हिस्सा, जहां पे पत्र की मूल बात को शामिल किया जाता है। अब उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी पिछले पत्र का उल्लेख कर रहे हैं तो उसको आप जैसे इसमें क्रमांक अगर आपको डालना है, ठीक है, मेन बॉडी जो पत्र की होती है उसमें जरा सा क्रमबद्धता या आप कह लीजिए कि व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है। तो वहां अगर आप जानते हैं कि जो विषय वस्तु है थोड़ी बड़ी हो रही है तो आप क्रमांक डाल के लिख सकते हैं। तो पहले नंबर से शुरू नहीं करते, पहला पैराग्राफ ऐसे बिना नंबर डाले आप लिख सकते हैं। उसके बाद तब जो दूसरा पैराग्राफ है वहां दूसरा नंबर डालेंगे, फिर तीसरा नंबर डालेंगे, लेकिन जो पहला क्रम है वो नहीं डाला जाता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसमें देखते हैं। ये भी सब तरीका है, मतलब मशीनी तरीका है जो कि पहले से अपना लिया गया है, वो बदला नहीं है, वैसे का वैसे। अब कलेवर में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि पीछे का कोई पत्र है उसका संदर्भ लेना जरूरी है, उसी को आधार बना के नया वाला पत्र लिखा गया है, तो उस पहले पत्र का या पिछले पत्र का यहाँ पत्रांक संख्या और उसके भेजे जाने की जो तारीख है वो सब, और उसका संक्षिप्त जो विषय है, मतलब उस पत्र किस बारे में था, ये सब आप पहले पैराग्राफ में शामिल करेंगे, उसका पहले संदर्भ देंगे। उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें ये दिखाएंगे कि इस पत्र को संज्ञान में लेना आवश्यक है और इसके आधार पर कार्यवाही, ये सब चीजें लिखेंगे। और अंत में निवेदन करेंगे, अपना तर्क देते हुए निवेदन करेंगे। निवेदन क्या करेंगे, यहाँ पे आदेशात्मक भाषा होती है तो उसका प्रयोग करेंगे। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सब आपने देखा, और उसके बाद फिर अंत में भवदीय, ठीक है, भवदीय इधर साइड में दाहिनी तरफ, उसके बाद अधिकारी का हस्ताक्षर और यहाँ नीचे पदनाम वगैरह वो सब ये आपने लिखा। और यहाँ नाम पदनाम जो इस तरफ लिखा है इसको असल में इधर लिखा जाता है, यहाँ थोड़ा सा साइड गड़बड़ा गया है। ये जो चीजें हैं ना ये हस्ताक्षर के नीचे होती है, हस्ताक्षर यहाँ होता है, उसके नीचे ये चीजें लिखी जाती है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, प्रतिलिपि संलग्न करनी है। प्रतिलिपि या संलग्नक दोनों चीजें हो सकती हैं। तो संलग्नक या प्रतिलिपि में प्रतिलिपि जिसको जिसको आप इस पत्र का कॉपी भेजना चाहते हैं उसका उल्लेख कर दीजिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि प्रतिलिपि में किसका नाम लिखा जाए, तो दो चार नाम आप ऐसे देख लीजिए कि किस तरह के पत्रों में कैसी प्रतिलिपियां लगाई जाती हैं। इसको देखकर आपको आइडिया लगेगा कि कैसा। और 10-5 ठे प्रतिलिपि जोड़ा हुआ है तो उतना भरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 या 2 लिखकर बाकी स्पेस को ऐसे रिक्त छोड़कर भी काम चला सकते हैं, ठीक है। प्रतिलिपि वाला काम नीचे कर लीजिएगा, ये बाईं तरफ होता है। तो इस तरह से हमें सरकारी पत्र को आकार देना होता है। ये है ढांचा, थोड़ी सी इसमें जो कमियां हैं उसको बता दिया गया, जैसे कि नाम पदनाम जो है वो दाहिनी ओर रहता है, ऐसा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए अर्ध सरकारी पत्र का जो प्रारूप है वो दिखाई दे रहा है। तो प्रारूप और कलेवर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो अर्ध सरकारी पत्र संख्या है इसको ऊपर डालेंगे, दाहिनी ओर आमतौर पे होता है और नहीं तो बीच में होता है, ठीक है। आमतौर पे जो आजकल के पत्र आ रहे हैं ना, पहले तो क्या होता था कि पूरा सिर से पैर तक पत्र को टाइप किया जाता था, लेकिन आजकल पत्र को टाइप नहीं किया, टाइप करके पहले से ही रख लिया जाता है। मतलब उसका जो ऊपर का हिस्सा है, जो ऊपर का मास्ट हेड कहा जाता है ना, अखबार में आप देखते हैं मास्ट हेड, जहां अखबार का नाम होता है, उसके अलावा अखबार के छपने की तारीख, पेज संख्या वगैरह होती है, उसको कहते हैं मास्ट हेड। तो वो मास्ट हेड पहले से छपा हुआ होता है। नीचे वाला जो जगह होती है वो ऐसे लेटर पैड में जैसे ब्लैंक होती है वैसे ब्लैंक होती है। अब वहां पे आपको अपनी जो बात है वो लिखनी होती है या बाद में उस चीज को टाइप किया जाता है। तो ऐसा जब होता है ना तो उसमें एक निश्चित फॉर्मेट बन जाता है। लेकिन अब यहाँ देखें आप, यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र संख्या यहाँ डाल लीजिएगा, पत्र संख्या पत्रांक आप कुछ भी डाल सकते हैं, काल्पनिक हो सकता है। भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय, यहाँ पर जो भी कार्यालय का नाम है उसको डाल दीजिए। उसके बाद आप देखें यहाँ नई दिल्ली, ये पता जो है ये आप अपने हिसाब से कोई अर्ध सरकारी पत्र का उदाहरण आप याद करके रख सकते हैं और उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो लिया गया है ये रिक्त प्रारूप है। दिनांक, पत्र भेजे जाने की तारीख। अब यहाँ पे प्रतीक चिन्ह को सिर्फ लिख कर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आप ये मत करिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो राजकीय चिन्ह है उसको बनाने लगे, मतलब 2 मछली बनाए, फिर धनुष बनाए, फिर 3 ठे गंगा यमुना सरस्वती की धारा बनाए। ये सब नहीं करना है, इतना कलाकारी करने में वहां समय नहीं गंवाना है। पत्र व्यवस्थित होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, वर्तनी के लिहाज से शुद्ध होना चाहिए, इस पर नंबर मिलेगा, ना कि चित्र बनाने पर। तो प्रतीक चिन्ह लिखकर आप छोड़ दीजिए, और नहीं लिखना चाहते तो इस पूरे चीज को छोड़ दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ आप नाम पदनाम लिखिए बाईं तरफ,
ठीक है, दूरभाष लिखिए, ईमेल लिखिए और यहाँ लिखिए संबोधन, संबोधन सीधा, यहाँ विषय वगैरह नहीं। तो प्रियश्री, अब इसके बाद जो भी महेश जी, जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं, काल्पनिक नाम कोई डाल दीजिए, या आप नाम लिखना ही नहीं चाहते हैं तो ब स जी लिख सकते हैं, मतलब वहाँ किसी का नाम नहीं रहेगा, फिर कोई समस्या ही नहीं। उसके बाद बीच में अपनी बात को नितांत आत्मीय तरीके से आपको कहना है। चाहे तो आप अनुस्मारक वाला ही जो मुद्दा है उसी को ले सकते हैं कि बार बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी इस मुद्दे को संज्ञान में नहीं लिया गया, अब आपसे अपेक्षा है ऐसा। तो ये कलेवर हो गया। और अंत में सद्भावनाओं सहित, या आपका सीधा सीधा आपका, तो सद्भावनाओं सहित लिखेंगे तो और देखने में अच्छा लगेगा। बीच में इसको लिखिएगा, यहाँ थोड़ा सा ऐसे चिन्ह लगा दीजिएगा, और उसके बाद आपका यहाँ हस्ताक्षर और जो व्यक्ति भेज रहा है उसका नाम, और जो प्राप्त करता व्यक्ति है, मतलब एक तो होता है प्रेषक यानी भेजने वाला, और दूसरा होता है प्रेषिती, मतलब जिसे कि पत्र प्रेषित हो रहा है यानी वो प्राप्त करेगा। तो उस प्राप्तकर्ता का नाम यानी प्रेषिती का नाम, उसका पद नाम और जो पूरा पता है वो बाईं और नीचे डिटेल में लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का जो एक प्रामाणिक प्रारूप है वो यही है, इसी तरीके से लिखे जाते हैं। ये इसका ढांचा है। इसके बाद चलते हैं अगले वाले हिस्से की ओर, जहां हमें अधिसूचना के बारे में बताना था। तो अधिसूचना पत्राचार का ही एक प्रारूप है जो कि भारत सरकार का जो गजट होता है यानी राजपत्र होता है उसमें प्रकाशित होती है। और इसमें होता क्या है, तो राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, ये सब चीजें जो हैं ये गजट में अगर प्रकाशित करनी होती हैं तो किस रूप में प्रकाशित की जाती है, ये जो सूचनाएं होती हैं मतलब अधिसूचनाएं होती हैं उसी रूप में प्रकाशित होती है। मान लीजिए कि कोई ऐसी सूचना है जो कि अत्यंत अनिवार्य है और तत्काल अगर उसको प्रकाशित नहीं किया गया तो बाद में उसका महत्व खत्म हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में सरकारी गजट यानी भारत सरकार का जो राजपत्र है उसका जो अंक है वो प्रकाशित भी हो चुका है और उसमें संयोगवश वो अधिसूचना नहीं प्रकाशित हो पाई। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, एक उसी के लिए मतलब स्पेशल तौर पे एक असाधारण अंक प्रकाशित किया जाता है। मतलब भारत सरकार का जो राजपत्र है यानी गजट है उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एडिशन है वो निकाला जाता है, उसको अखबारों में डाला जाता है और उसमें अधिसूचना को डाला जाता है। ठीक है, इस तरह से मतलब ये छपेगी तो राजपत्र में ही छपेगी, ये कहने का मतलब। अब इसके बाद आप देखें शक्तियों का आवंटन अगर करना है, मतलब सर्विस अलॉट करनी है, कोई पावर अलॉट करनी है, तो उसके लिए भी अधिसूचना का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर एक अधिसूचना का नमूना है। उत्तर प्रदेश सरकार नमूना जब कहे तो आपको पूरा लिखना होता है, प्रारूप कहे तो आप रिक्त छोड़कर बना सकते हैं, लेकिन अगर कहे कि लिखित प्रारूप है तो लिखित प्रारूप में फिर आपको पूरा भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार गोपन अनुभाग संख्या जो भी आप डालना चाहें, लखनऊ, स्थान का नाम, दिनांक यहाँ आपने डाला, अधिसूचना, और ये किस प्रकार की है तो विविध प्रकार की है। अब इसके बाद नीचे लिखेंगे सीधे अपनी बात, यहाँ कोई संबोधन नहीं होता है। ठीक है, तो श्री राज्यपाल मुख्यमंत्री के मंत्रण से श्री फतेह बहादुर मंत्री वन एवं जंतु उद्यान, श्री अनीस अहमद खान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और अल्पसंख्यक कल्याण, श्री हज एवं हज श्री सदल प्रसाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये सब मंत्रियों के नाम है। मतलब इन सभी को तात्कालिक प्रभाव से एतद द्वारा उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की सदस्यता से पदमुक्त किया जाता है। तो अभी पीछे कहा ना कि पावर लेना हो या देना हो, दोनों ही स्थिति में अधिसूचना में उसकी सूचना या अधिसूचना के माध्यम से उसकी सूचना प्रकाशित की जाती है। तो इस तरह से आप कोई भी अधिसूचना का एक फॉर्मेट उठाकर उसे डाल सकते हैं। आज्ञा से, यहाँ आज्ञा लिखा हुआ है, यह आज्ञा होगा। आज्ञा से शशांक शेखर सिंह मंत्रिमंडलीय सचिव, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप प्रतिलिपि भेजेंगे तो प्रतिलिपि के लिए आप देख लीजिए संख्या, यहाँ पे एक बार फिर से अधिसूचना की जो ऊपर वाली संख्या थी वही डालेंगे और तद दिनांक का मतलब है जो दिनांक आपने ऊपर लिखा था उसको लिखेंगे। उसके बाद प्रतिलिपि किसको सूचनार्थ प्रेषित होगी, तो जिसको जिसको इसकी सूचना की आवश्यकता होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव उन्हें भेजेंगे। उसके अलावा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को भेजेंगे और समस्त माननीय मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, स्वतंत्र प्रभार, ये सब जो है उनके निजी सचिव आदि जो है उनको भेजा जाएगा। मुख्य सचिव जो उत्तर प्रदेश शासन के हैं उनको तो मिलना ही चाहिए, और उत्तर प्रदेश विधानसभा विधान परिषद के जो प्रमुख सचिव हैं, महालेखाकार हैं, इन सबको मिलना चाहिए। तो जिनको जिनको मिलना चाहिए उनको सूचनाएं मतलब जो प्रतिलिपियां हैं वो प्रेषित कर दी गई। अब ये जो चीज़ है ना, इतना लंबा आपको नहीं याद रहेगा, मतलब कितने कितने लोगों को भेजना है नहीं याद रहेगा, तो आप एक या दो लिखकर बाकी जो है उसको ऐसे रिक्त छोड़ सकते हैं, उससे नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये चीज़। आज्ञा से कृष्ण गोपाल विशेष सचिव, इस चीज़ को, ये जो आज्ञा से लिखा हुआ है इसको यहाँ थोड़ा सा इधर लिखना है, दाहिनी तरफ साइड में नीचे। ये है अधिसूचना का लिखित नमूना। अब इसके बाद चौथे प्रश्न से थोड़ा सा जो वर्तनी वाला और शब्द ज्ञान वाला हिस्सा है वो शुरू होता है। पहले हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय देख रहे हैं, तो दुस उपसर्ग का इस्तेमाल करके हमें कुछ 10 शब्द बनाने थे। यहाँ आप देखें कैसे बनाया गया। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के शुरू में जुड़ता है, तो दुस्साहस हो गया, दुष्कर्म हो गया, दुष्कर हो गया, दुस्साध्य हो गया, ये सब क्या है, ये दुस उपसर्ग से बने हुए हैं। ठीक है, साहस में आपने दुस उपसर्ग जोड़ा, बन गया दुस्साहस। कर्म में आपने दुष् जोड़ दिया, बन गया दुष्कर्म। वैसे ही दुस्साध्य, दुस्तर, दुश्चरित्र, दुशासन, दुष्प्राप्य, दुष्यंत, दुष्चक्र, ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अब आपको हट प्रत्यय जोड़कर, हट, आई और ता, ये 3 प्रत्यय हैं, प्रत्यय जोड़कर 3-3 शब्द बनाने। यहाँ 4 बना दिए गए हैं, कोई बात नहीं, 3-3 शब्द बनाने। ठीक है, तो हट प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे लगता है। अब जैसे देखिए कड़वाहट, कड़वा में आपने हट प्रत्यय जोड़ा, कड़वाहट। खिलखिल में आपने हट प्रत्यय जोड़ा, बन गया खिलखिलाहट। गड़गड़ में आपने क्या जोड़ा, हट प्रत्यय जोड़ा, बन गया गड़गड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट। और गर्म में आपने हट जोड़ दिया, बन गया गर्माहट। इसके बाद आई को देख लीजिए, तो चतुराई है। ठीक है, इसके अलावा तरुणाई है, पंडिताई है, मूर्खता, प्रसन्नता, मधुरता, ये ता प्रत्यय से बनने वाला है। इसके बाद अब चलते हैं विलोम की ओर, तो विलोम में आप देखें कि दोजक है। दोजक जो शब्द है इसका अपोजिट आपको लिखना है, तो दोजक मतलब होता है नरक, इसका हो जाएगा जन्नत।
इसके बाद उद्धत है, तो उद्धत का क्या होगा? उद्धत मतलब होता है उजड, उदंड। इसका हो जाएगा सौम्य या विनम्र या विनीत। इसके बाद ह्रस्व है तो इसका हो जाएगा दीर्घ। ये तो सिंपल है, आप जानते ही हैं। और देखिए विकीर्ण का संकीर्ण हो सकता है, संकुचित भी हो सकता है, और संपत्ति का विपत्ति हो जाएगा। तो वैसे आमतौर पे आता है 10 विलोम शब्द, लेकिन यहाँ 5 ही है, मतलब प्रत्येक जो है वो 2-2 नंबर का है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अब यहाँ पर आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला है, तो वापस पेपर की ओर लौट चलते हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द कुछ इस प्रकार से था, जो स्त्री सरलता से क्लांत न होती हो, ठीक है, मतलब उसे सरलता से थकान न होती हो, तो ऐसी स्त्री को क्या कहा जाएगा? दुश्शला, ठीक है। शल मतलब होता है थकना, और दुस मतलब होता है कठिनाई से। तो कठिनाई से थकने वाली जो स्त्री है, मतलब वो काम इतना करे लेकिन उसे थकान महसूस ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? दुश्शला कहेंगे। इसके बाद जिसकी ग्रीवा शंख के समान सुगठित हो, तो अगर जिसकी ग्रीवा सुंदर हो इतना कहा जाए तो आप लिखेंगे सुग्रीव, लेकिन यहाँ पर क्या है? शंख के समान सुगठित हो, ऐंठी हुई जो गोल गर्दन होती है उसको कहा जाता है, तो उसको कहेंगे कंबुग्रीव, ठीक है। कंबु मतलब होता है शंख और ग्रीव मतलब गला। इसके बाद सरकार की ओर से जारी अनिवार्य दस्तावेज जो कि राजपत्र में ही छपता है, अभी आपने देखा अधिसूचना। इसके बाद पैसा लेकर मातम या शोक करने वाले पेशेवर लोग कौन होते हैं? रुदाली कहा जाता है या नौगाहर कहा जाता है। जिनके यहाँ रोने वाला कोई मरने पर नहीं होता है तो उसके यहाँ भाड़े पर रोने के लिए बुलाए जाते हैं, और ये लोग पैसा लेकर रोने का काम करते हैं। जो जन्मजात विजेता हो उसको क्या कहेंगे? जन्मेजय कहेंगे। जय मतलब होता है विजय, और जन्म मतलब जन्मजात, यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद अगला वाला आपका वाक्य शुद्धिकरण है, उसके बाद हम वर्तनी शुद्धि भी देखेंगे। तो मेरा साथ दो फायदे में रहोगे, ये पहला वाक्य। तो इसका जो सही रूप है वो कैसा हो सकता है? मेरा साथ दोगे तो तुम्हें फायदा होगा, या मेरा साथ दोगे तो तुम फायदे में रहोगे, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका क्या है? मेरा साथ दो तो तुम्हें फायदा होगा। इसके बाद मालिनी चक्की पर आटा पीस रही है। आटा तो पहले से ही पिसा हुआ है, उसको पीसने की क्या जरूरत है? तो मालिनी चक्की से गेहूं पीस रही है, इस तरीके से लिखना है। इसके बाद एक समोसे की दुकान चौक पर दिखी थी, एकमात्र समोसा वहां रखा हुआ था, इसका मतलब यही निकलता है। तो समोसे की एक दुकान चौक पर दिखी थी, इस प्रकार से आपको लिखना है, मतलब दुकान एक थी, समोसे बहुत से थे। सुलझा हुआ नहीं था मेरा परिणाम। परिणाम कभी सुलझता या उलझता नहीं है, परिणाम या तो स्पष्ट होता है या अस्पष्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे कि मेरा परिणाम स्पष्ट नहीं था, ठीक है। और माता जी के चरणों में गिरता हूं, कहने में तो अच्छा लगता है लेकिन ये वाक्य जो है ये वर्तनी के लिहाज से अच्छा नहीं है, तो माता जी के चरणों में नमन करता हूं, इस प्रकार से है। अब इसके बाद चलते हैं जो वर्तनी शुद्धि है उसकी ओर। ये तो हमने वाक्य शुद्ध किया है। वाक्य शुद्धि में कुछ चीजें ध्यान देनी चाहिए, जैसे सही कारक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, या वाक्य में क्रम विन्यास ठीक है या नहीं, ये सब चीजें। अनावश्यक शब्द तो इस्तेमाल नहीं हो गए हैं, ये सब बातें अगर ध्यान रखेंगे तो ज्यादातर वाक्य सही हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए अगले वाले में, तो वर्तनी शुद्धिकरण है, यहाँ श्रृंखला लिखा है, श्रृंखला ऐसे लिखा जाता है, तालव्य श होता है, श्रृंखला ऐसे लिखा जाता है, ये तरीका है। इसके बाद है साटिका। साटिका ये सियाटिका रोग नहीं है जो कमर में धर लेता है, ये असल में है शाटिका। जो साड़ी होती है ना उसको संस्कृत में कहते हैं शाटिका। शाटिका कहते हैं या फिर शाटी कहते हैं। शाटी तो संक्षिप्त है, ये अर्ध तत्सम है, ये तत्सम शाटिका। इसके बाद है उज्जवल, तो इसे तो आप लिखना जानते हैं, बीच में दोनों ज जो है वो आधे रहेंगे। ज्योत्सना ऐसे नहीं लिखते, ज्योत्सना कैसे लिखते हैं? ज्योत्सना लिखने का तरीका है इस प्रकार से, आधा त रहेगा, आधा स रहेगा, और तब जाकर न रहेगा ज्योत्सना, ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ देखिए। और रज्जू, रज्जू क्या है? ये कोई नाम थोड़े ही है, कुछ लोगों ने इसका संशोधन करके इसको बना दिया था रज्जो तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। रज्जू, आपने मेरु रज्जू सुना है ना, रज्जू मतलब रस्सी होता है, तो इसको लिखते हैं ऐसे रज्जू, छोटी की मात्रा, मतलब छोटे ऊ की मात्रा होती, ठीक है। तो यहां तक हमने शुद्ध कर लिया। अब इसके बाद देखें आगे। देखिए वर्तनी शुद्धि का सबसे बढ़िया तरीका ही होता है, लोग 25 ट्रिक खोज कर जाते हैं कि कौन सी ट्रिक लगाएंगे तो वहां सही होगा, और अंत में सारी ट्रिक फेल हो जाती है। अगर आप किसी शब्द का सही उच्चारण करेंगे, मतलब उसे बोलेंगे सही तरीके से, तो आप लिखेंगे भी सही। कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बचेगी कि आप गलत लिखें, बशर्ते कि आपका उच्चारण एकदम 100% शुद्ध होना चाहिए। तो पहले अपने उच्चारण पर काम करिए, और अभी तो आपके पास समय भी मिल गया है। चलिए अब यहाँ क्या है, देखिए लोकोक्ति या मुहावरा दोनों मिक्स हैं। अब इसमें अच्छे खासे नंबर मुहावरे पर होते हैं, और मुहावरे में नंबर कटते नहीं हैं अगर आप अर्थ सही लिखते हैं और वाक्य प्रयोग सही करते हैं। तो तूल पकड़ना मतलब बात बढ़ जाना, कहते हैं ना कि ये बात जो है ये तूल पकड़ ली, यानी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। तो तूल पकड़ने का आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। छोटा सा बच्चों का झगड़ा था, लेकिन उसमें उनके माता पिता या उनके जो अभिभावक हैं उनके सम्मिलित होने से बात ने तूल पकड़ लिया, यानी मामला बढ़ गया, मारपीट तक नौबत आ गई। इसके बाद खरी खोटी सुनाना, यानी बुरा भला कहना इसको कहा जाता है, या गुस्से में अपशब्द कहना, ये भी बोल सकते हैं। तो परीक्षा में फेल होने पर या परीक्षा फल उम्मीद के मुताबिक न आने पर रामू के पिता ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई, ऐसा। इसके बाद सिर्फ खरी खोटी सुनाई या चप्पलों से पीटा वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर आपको चूंकि लोकोक्ति का इस्तेमाल करना है मुहावरे का, तो उसका आप कर रहे हैं। और याद रखिए जहां वाक्य में वो मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, लोकोक्ति इस्तेमाल हुई है, उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि बिना अर्थ लिखे वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, दोनों करना है, ठीक है। 3 नंबर का एक मुहावरा यहाँ पर है, 30 नंबर टोटल होता है मुहावरे पर, तो 3 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेगा। ये जो मुहावरा है इसको भले मत आप लिखिए, लेकिन यहाँ जो प्रश्न का नंबर है जैसे 5 का क, अब 5 का क डाला, अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे अर्थ, अर्थ हेडिंग डाला, अर्थ में लिखिए बात का बढ़ जाना, तूल पकड़ने का, ठीक है। और उसके बाद नीचे हेडिंग डालिए वाक्य में प्रयोग, वाक्य इसका लिखिए, मतलब जिसमें आपने लिखा कि बच्चों का एक मामूली झगड़ा था जो कि बड़ों के शामिल होने से तूल पकड़ लिया, ऐसा।
वो वाक्य आपने लिखा, जहां तूल पकड़ लिया शब्द आया है उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। ये तरीका होता है लिखने का, तब जाकर पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कहा गया कान में अंगुली डालकर बैठना, यानी बातों को अनसुनी करना, सुनकर भी अनसुना कर देना। तो ये चीज़ है, मतलब मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ और तुम कान में अंगुली डालकर बैठे हुए हो, इस प्रकार से। चंपत हो जाना यानी भाग खड़ा होना, मतलब तुरंत, जो एक मुहावरा और होता है ना, 9 2 11 हो जाना, रफू चक्कर हो जाना, उसी से मिलता जुलता है चंपत हो जाना। तो पुलिस को देखते ही चोर चंपत हो गए, यही कह सकते हैं। आम की बगिया में कटहल का ख्वाब, ये अच्छा है। तो आम की बगिया है भाई, आप कटहल का ख्वाब देख रहे हैं। आम छोटे छोटे होते हैं, कटहल बहुत बड़ा बड़ा होता है। एक अगर पका कटहल किसी के सिर पर सीधा गिर जाए निशाने के साथ तो वो ढेर हो जाएगा, इतना भारी और बड़ा होता है, बोरे के साइज का। तो कटहल का ख्वाब जो है उसको आप, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपने फल छोटे छोटे लगाए हैं, या जो मेहनत है वो कम की है और आप बड़े का स्वप्न देख रहे हैं। ठीक है, मेहनत आपकी थोड़ी सी है और परिणाम आपको चाहिए खूब बड़ा सा, अच्छा वाला। इसके बाद आप देखें तीता लगना, यानी बुरा लगना। जब किसी की बुराई करो तो उसे बहुत तीता लगता है, यानी उसे बहुत बुरा लगता है। किसी की निंदा करो तो उसे बहुत तीता लगता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बहुत तमाम तरह के वाक्य में प्रयोग हो सकते हैं। कलेजा बैठ जाना यानी एकदम से निरुत्साह हो जाना, या हतबुद्धि हो जाना, या एकदम से निराश हो जाना। इसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो कलेजा बैठ जाना, पुत्र की मृत्यु की खबर सुनते ही पिता का कलेजा बैठ गया, इस प्रकार से। ईश्वर न करें ऐसा दिन किसी को देखना पड़े, मतलब ये वाक्य में प्रयोग। इसके बाद चूल्ही अगोरना, ये थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे थोड़े से अलग टाइप के जो मुहावरे होते हैं ना, ये कभी कभी और कभी कभी नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अक्सर पूछता है। ठीक है, तो चूल्ही अगोरना। अब बताइए चूल्ही कब अगोरी जाती है? जब कोई और काम ना हो, नहीं तो खाना पकाए चूल्ही पर और उसके बाद खा होकर वहां से रवाना हो गए, या परोस कर दूसरों को खिला दिया, काम खत्म हुआ। या हमेशा चूल्हे के सामने बैठे रहते हैं? चूल्ही अगोरने का मतलब यह है कि निठल्ला बैठना, कोई काम धंधा नहीं है, बैठकर घर में चूल्ही अगोर रहे हैं। ये नहीं कि जाकर बाहर नौकरी खोजें। ठीक है, इस तरीके से। और आन का मैदा आन का घी, खावे बैठ के बाबा जी, अच्छा ये लोकोक्ति है। मतलब आन का मैदा मिल गया, आन का घी मिल गया, उसके बाद बाबा जी ने क्या किया, पूड़ियां तली, खा के आराम से बैठकर खा रहे हैं मनमाने तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे के माल का, या जो मुफ्त का माल है, उस पर मौज उड़ाना या उस पर मजे लेना। इसके बाद आंखों का तारा, ये तो आप जानते ही हैं, बहुत ही प्यारा। तो इन सब का वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर यही आपका मॉडल पेपर था। ये मॉडल पेपर नंबर 1 था। थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर हो गया है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए गए हैं, इस वजह से इसकी लंबाई बढ़ी है। बाकी जो वीडियो है वो सीमित साइज के होंगे, मतलब जितना उनका आकार होना चाहिए उतना ही होगा। इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।